बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है, लोगों की उत्सुकता का विषय रहा है। तो आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मेथड या किस पद्धति के द्वारा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होने के कारण यह प्रश्न सामने आया कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अमेरिका का राष्ट्रपति पावरफुल है, वो भारत के राष्ट्रपति की तरह एक नाम मात्र का शासक नहीं है बल्कि समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक विशेष पद्धति को अपनाया है, जिसके बारे में आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। जब हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन करते हैं तो अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 में केवल ये कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। इस छोटे से वाक्य के अतिरिक्त राष्ट्रपति के बारे में या उसके निर्वाचन के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जब हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक शक्तिशाली शासक है जो विशेष रूप से समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इससे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं या अमेरिका का कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो योग्यताओं के अंतर्गत बहुत सिंपल योग्यताएं रखी गई हैं अमेरिका संविधान द्वारा। जो पहली योग्यता है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विदेशी हैं और बाद में उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका में यह व्यवस्था कर दी गई है कि अमेरिका का राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति उम्मीदवार होगा जो जन्मजात नागरिक है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो और वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो, यानी कि 14 वर्ष तक वो अमेरिका में रहा हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं कि कोई आम व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनता। वही व्यक्ति राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए आता है जो अमेरिका का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, जिसने अमेरिका के लिए कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य किया हो, मंत्री पद पर रह चुका हो, मेयर पद पर रह चुका हो, अर्थात अमेरिका की राजनीति में या अमेरिका के सामाजिक जीवन में उस व्यक्ति का विशेष रोल रहा हो। वो जनता को यह बताता है कि उसने अमेरिका के लिए क्या कुछ किया है। तो कोई भी एक साधारण व्यक्ति देखा गया है कि वो अमेरिका में जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वो उम्मीदवारी के लिए नहीं आता। लेकिन जो योग्यताएं हैं वो यही है कि वो अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो और 14 वर्ष से वो अमेरिका में वो रहा हो। अब आती है उन्मुक्तियाँ। देखिए, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसको कुछ उन्मुक्तियाँ भी प्राप्त हैं और वो उन्मुक्तियाँ क्या है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण कर चुका है, राष्ट्रपति बन चुका है, तो उसके विरुद्ध पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक आधार पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किया जा सकता और किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उसे उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते। उसे उसके पद से केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है और उसके बाद उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, कार्यकाल उसका 4 वर्ष है और 4 वर्ष के बाद
पुनर्निर्वाचन पर उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति 2 बार लगातार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित रह जाता है, उसके बाद वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में खड़ा नहीं होता। तो उसका कार्यकाल कितना है राष्ट्रपति का? 4 वर्ष। अब बात आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है कुछ डिफरेंट है भारत से भी, क्योंकि भारत में क्या है, पहले हम अपने एमपीज का चुनाव करते हैं, जो लोकसभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उस राजनीतिक दल का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक पृथक है, यानी कि कार्यपालिका के निर्वाचन में व्यवस्थापिका का कोई प्रमुख रोल नहीं होता, और ना ही कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। तो कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करते। अब क्या है कि 1840 से वहाँ पर 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, और वो राजनीतिक दल हैं रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जैसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचन का समय आता है तो दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा अपने उम्मीदवारों का पहले चयन या मनोनयन किया जाता है, और उम्मीदवारों का मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलनों द्वारा किया जाता है। अर्थात सबसे पहले जो अमेरिका के राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दल के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा की जाती है। उम्मीदवार के मनोनयन की यह पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई है, और इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया कि राजनीतिक दल के द्वारा उम्मीदवार का मनोनयन कैसे होगा। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती है और प्रारंभिक व्यवस्था करती है। जब उम्मीदवार का मनोनयन हो जाता है उसके पश्चात वो उम्मीदवार अपने अपने फेवर में, अपने अपने पक्ष में या अपने राजनीतिक दल के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं। यानी कि सबसे पहली विधि क्या है कि राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाती है, और उसके बाद उम्मीदवारों के द्वारा अपने राजनीतिक दलों के पक्ष में या अपनी चुनाव नीतियों के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च $30,000 ही हो सकता है, लेकिन यदि इसका कोई उल्लंघना होती है या 30,000 से अधिक खर्च किया जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। और चुनाव प्रचार में टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और विभिन्न प्रकार के भाषणों का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट आता है जो बात समझने वाली है वो है निर्वाचक मंडल का चुनाव। देखिए, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, लेकिन अमेरिका की जनता अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती। अब इसका अगला प्रोसेस क्या है कि वहाँ पर राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है, यानी कि दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुने जाने पर वे राष्ट्रपति जो अपने दल के राष्ट्रपति के फेवर में ही वोट देंगे। अब इनकी संख्या क्या है? 538 है। कहने का अभिप्राय क्या है कि सबसे पहले तो उम्मीदवारों का चयन होता है, उसके बाद निर्वाचक मंडल का गठन या चुनाव कह लीजिए, निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। अब जो निर्वाचक मंडल निर्वाचित होता है, यह निर्वाचक मंडल ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। यानी कि
मैं आपको यदि सरल शब्दों में बताना चाहूँ कि प्रत्येक राजनीतिक दल क्या करता है, अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर देता है। अमेरिका के जितने राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में उनका एक उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाती है। देखिए इसको थोड़ा और डिटेल में कि ये जो चुनाव है उम्मीदवारों का कब होता है, नवंबर महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को होता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों का चयन। दूसरा है इसका प्रोसीजर कि राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं और उन उम्मीदवारों के लिए मतदान होता है। यानी कि राष्ट्रपति के लिए मतदान नहीं होता, जो निर्वाचक मंडल के उम्मीदवार हैं उनके लिए पहले मतदान होगा। और यह मतदान किस आधार पर होता है, सूची प्रणाली के आधार पर। मान लीजिए अमेरिका के किसी एक स्टेट में एक राजनीतिक दल ने अपने 15 उम्मीदवार खड़े किए, दूसरे राजनीतिक दल भी अपने 15 उम्मीदवार खड़े करेगा और जो जनता वोट देने के लिए आएगी वो वोट किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में नहीं होगा। वो वोटिंग सूची प्रणाली के आधार पर होगी। या तो वो किसी एक राजनीतिक दल को समस्त वोट देगा या फिर वो समस्त वोट दूसरे राजनीतिक दल को देगा। अर्थात या तो 15 वोट मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलेंगे या फिर वो 15 वोट किसको मिलेंगे, रिपब्लिकन पार्टी को मिलेंगे। तो राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है। मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। उम्मीदवार तो एक प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो जो मतदाता है वो किसी भी राजनीतिक दल की किसी एक सूची के पक्ष में अपने मतों का प्रयोग करेगा। फिर देखिए जो लिखा है कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है। जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के मान लीजिए 10 सदस्य चुने गए हैं, विजयी रहे हैं, और रिपब्लिकन के 5 रहे हैं, तो वो 5 की काउंटिंग नहीं होगी। तो कुल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कितने सदस्य खड़े किए थे, 15, तो 15 के 15 डेमोक्रेटिक पार्टी के ही गिने जाएंगे। ये है सूची प्रणाली। सूची प्रणाली में ये नहीं देखा जाता कि किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार को अधिक मत मिले हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि किस राजनीतिक दल की सूची के लोगों ने बहुमत को प्राप्त किया है। यानी कि किसी राज्य में मतदाताओं का यदि किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। ये था निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव। अब बात आती है राष्ट्रपति के चुनाव की। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये निर्वाचक मंडल के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और रे ने कहा है कि निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल की रिकॉर्डिंग मशीन मात्र होते हैं। यानी कि जिस निर्वाचक मंडल ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भाग लेना है वो अपने ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए बाध्य होते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो ये उम्मीदवार है वो किसी दूसरे राजनीतिक दल के उम्मीदवार के पक्ष में मत दे देते हैं, लेकिन वहाँ परंपरा यही है कि जिस राजनीतिक दल के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो अपने ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार के पक्ष में मत करेंगे। निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं, लेकिन अमेरिका कानून के अनुसार वे किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए स्वतंत्र हैं।
निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और साथ में उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के जो विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। अब मतदान के पश्चात जो नेक्स्ट प्रक्रिया है वो है मतों की गणना। तो मतों की गणना की जाती है। अब प्रमाणीकृत करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास उसे भेज दिया जाता है और सीनेट का जो अध्यक्ष है कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है। तो इस ढंग से राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। लेकिन साथ ही यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यदि राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों को बराबर के मत प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो प्रतिनिधि सभा है, जो वहाँ की व्यवस्थापिका है, तो व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन है जिसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं, तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को निर्वाचित कर सकते हैं। तो ये था अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन। अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है। बड़ा रोचक रहा है वो निर्वाचन, ठीक है। और इसमें बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो निर्वाचन की इसी प्रक्रिया के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है।